हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं कमल शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल कमल एकेडमिक कोच में। फ्रेंड्स, मेरे पे बहुत दिन से क्वेरी आ रही थी कि बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अपने को बताना है बच्चों को, उनको समझ नहीं आया स्कूल टीचिंग के ऑनलाइन टीचिंग में। तो आज हम आपके सामने फर्स्ट वीडियो ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, हमारे बॉडी में जब मैंने आपको बताया था लाइफ प्रोसेस चैप्टर बताया था कि देयर आर सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनमें से ही एक कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया था रिस्पॉन्स या इरिटेबिलिटी। यानी कि हमारी बॉडी की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज। जैसे अगर हम सो भी रहे हैं और हमारे ऊपर कोई मक्खी बैठ जाती है तो हम तुरंत से उसको उड़ा देते हैं, तो ये क्या है, ये रिस्पॉन्स है। अगर गर्म किसी चीज पे हमारा हाथ टच हो जाता है एक्सीडेंटली, तो हम तुरंत से अपने हाथ को वहां से विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स जो है ये क्या है, ये रिस्पॉन्स के हैं। ठीक है, अब रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में जनरेट कैसे होता है, उसके लिए पहली टर्म मैंने यहाँ पर लिखी हुई है स्टिमुला या स्टिमुलस। तो स्टिमुलस क्या होते हैं? स्टिमुलस आर द फैक्टर्स दैट कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। क्या? स्टिमुलस आर द फैक्टर्स व्हिच कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल एंड व्हिच कैन जनरेट अ रिस्पॉन्स इनटू द बॉडी। तो ऐसे फैक्टर्स जो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, और रिस्पॉन्स क्या हो गया? आप फिजिक्स में पढ़ते हैं एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो हमारी बॉडी का रिएक्शन होता है अगेंस्ट द स्टिमुलस, दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स। तो मैंने पहली दो टर्म आपको क्लियर कर दी, स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स। ठीक है, बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। वीडियो के लिए मैं कहूंगा आप पूरी देखें, क्योंकि ट्रिक्स मिस हो जाती है अगर हम 3 मिनट 4 मिनट देखकर वीडियो को छोड़ देते हैं, तो उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होती है जो रह जाती हैं। तो पहली बात तो वीडियो पूरी देखेगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके उसको नोटिफिकेशंस के लिए तैयार कर ले। ठीक है, तो आते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। Plants also show the process of control and coordination। देखिए, जब मैं बात करता हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो हमें इसका मतलब भी पता होना चाहिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है क्या। जब कोई स्टिमुलस हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स जनरेट करता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं विच कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू कंट्रोल दैट पर्टिकुलर स्टिमुलाई। ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टिमुलस को कंट्रोल्ड वे में रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। इसीलिए जो इरिटेबिलिटी या रिस्पॉन्स की प्रक्रिया है उसको हम एक शब्द में एक्सप्लेन कर सकते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो आप याद रखेंगे क्या कि टू कंट्रोल अ पर्टिकुलर स्टिमुलस or to respond the particular stimulus in a controlled way, the various parts of the body coordinate with each other. That is why this process is known as control and coordination. Fine. तो control and coordination in plants. देखिए, plants भी various internal और external stimulus को क्या करते हैं? respond करते हैं। एंड फॉर दिस प्रोसेस उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक पैटर्न में रिएक्ट करते हैं फॉर द पर्टिकुलर स्टिमुलस। ठीक है, तो प्लांट किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं किसी एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस? एक्सटर्नल अपने कोर्स में थोड़ा कम है, लेकिन इंटरनल स्टिमुलाई के अपने एग्जांपल हैं कि लाइक प्लांट रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट्स। अब मूवमेंट्स क्या होते हैं? प्लांट मूव तो करते नहीं है, but they show movement in the form of internal growth. So plants respond to some external or internal stimuli in two ways. Number one, in the form of movements, or we can say internal growth, and second in the form of flowering. कैसे? अभी एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई प्लांट में ऐसे कौन से इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण प्लांट्स में वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट होते हैं। तो हम इनको कह सकते हैं, यहां से एग्जाम में हमारे क्वेश्चन भी बनता है, दीज आर कॉल्ड PGH। PGH स्टैंड फॉर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं विच जनरेट अ रिस्पॉन्स इनटू द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फ्लावरिंग एंड मूवमेंट।
ठीक है, कैसे, कौन कौन से होते हैं फाइटो हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ हार्मोन, इनका दूसरा नाम होता है फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर में अक्सर आता है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीजीएच, नेम वेरियस फाइटो हार्मोन्स या नेम वेरियस प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, और इनके फंक्शन भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप याद रखेंगे। देयर आर सर्टेन प्लांट ग्रोथ हार्मोन, इनको हम याद कर सकते हैं ए जी सी ई ए। ए स्टैंड फॉर ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, C stand for cytokinin, E stand for ethylene, and A stand for abscisic acid. इन 5 प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स में से जो पहले 3 हैं, दैट इज ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, इनको हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स कहते हैं। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑक्सिन कहां पाया जाता है? रूट एंड ब्रांचेस के टिप पर पाया जाता है, रूट एंड शूट के टिप्स पर पाया जाता है, और ये क्या करता है? प्लांट को हाइट में बढ़ने में मदद करता है। जबकि जिब्रेलिन्स क्या होता है? जिब्रेलिन्स प्लांट्स के नोड्स और इंटरनोडल रीजन्स में पाया जाता है, और ये बहुत सारी ब्रांचेस के ग्रोथ में मदद करता है, ठीक है। जबकि साइटोकाइनिन की अगर हम बात करें तो साइटोकाइनिन क्या करता है? ये प्लांट की मोटाई में, ग्रोथ में मदद करता है। जैसे छोटा प्लांट होता है तो क्या होता है? बहुत पतला होता है उसका स्टेम, लेकिन जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके मोटाई जो होती है, उसकी गिर्थ जो होती है, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। किसके कारण होती है? दैट इज ड्यू टू द साइटोकाइनिन, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी 2 होते हैं, दैट इज इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, यहां से फंक्शन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इनको दोनों को कॉमनली प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स कहते हैं। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स कहते हैं। इनके स्पेसिफिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो इथाइलिन हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, इथाइलिन हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, while the abscisic acid help in the falling of leaves. फॉलिंग ऑफ लीव्स को टेक्निकल टर्म में हम एब्सिजन कहते हैं, और एब्सिजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इनको ग्रोथ हार्मोन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर फल पकेंगे नहीं तो वो गिरेंगे नहीं, और गिरेंगे नहीं तो नए फल नहीं आएंगे, तो अल्टीमेटली ये भी एक तरीके से प्लांट की ग्रोथ में मदद कर रहे हैं। इन द सेम वे एब्सिजन, अगर एब्सिजन नहीं होगा तो पुरानी पत्तियां झड़ेंगी नहीं और नई पत्तियां आएंगी नहीं, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन फाइटोहार्मोन्स, हाउ मेनी? 5, विच रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ यानी कि इंटरनल ग्रोथ किसमें रिस्पॉन्सिबल होती है? मूवमेंट्स के फॉर्म में भी उसको पढ़ा जा सकता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स विच आर रेगुलेटेड बाय फाइटोहार्मोन्स। आई होप ये पर्टिकुलर टॉपिक में आप लोगों को समझा पाया। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ या मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ फ्लावरिंग। तो अगर हम बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट्स, तो अगर मैं प्लांट में मूवमेंट्स की बात करता हूं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन द प्लांट्स। पहला ट्रॉपिक मूवमेंट्स, और नंबर 2 है नेस्टिक मूवमेंट्स। सबसे पहले इन दोनों में अंतर समझने की आवश्यकता है कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं और नेस्टिक मूवमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, द टाइप ऑफ मूवमेंट विच आर अफेक्टेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। क्या? द टाइप ऑफ मूवमेंट विच आर अफेक्टेड, ये ऐसे स्टिमुलस के कारण होते हैं जो कि डायरेक्शनल स्पेसिफिक होता है, जो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन से आता है। तो इस टाइप ऑफ मूवमेंट को हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। जबकि द नेस्टिक मूवमेंट आर द मूवमेंट विच आर कॉज्ड बाय अ
बाय अ स्टिमुलस इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन, जिसका डायरेक्शन कोई स्पेसिफिक नहीं होता, जो डिफ्यूज्ड वे में प्लांट को अफेक्ट करता है, ऐसे मूवमेंट को हम नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, ये दोनों में मेन चीज बात है। जैसे अगर मैं बात करूं ट्रॉपिक मूवमेंट की, तो इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अगर मैं बात करूं एक प्लांट की, अगर एक प्लांट है, मान लीजिए हमने एक प्लांट लिया और उसको, एक पॉटेड प्लांट को हमने एक अंधेरे कमरे में रखा, अंधेरे कमरे में, एक ऐसा कमरा जिसमें एक विंडो बनी हुई है और केवल एक विंडो ही एक ऐसा सोर्स है जहां से लाइट कमरे में आ सकती है। सनलाइट। तो आप क्या देखेंगे कि जो प्लांट का स्टेम, जो प्लांट है, उसकी ग्रोथ जो है वो विंडो की तरफ शुरू हो जाती है। तो व्हेन द मूवमेंट इनटू द प्लांट टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट स्टिमुलस, देन दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। समझ में आया? अगर एक अंधेरे कमरे में हम एक पॉटेड प्लांट को रखते हैं, या आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो दीवार के सहारे से लगाए जाते हैं, तो जो पत्तियां होती हैं, जो ब्रांचेस होती है, उनकी ग्रोथ अपोजिट साइड में ज़्यादा होती है जिधर लाइट होती है, और बिल्डिंग की साइड में उनकी ग्रोथ जो होती है स्टंटेड या रुकी हुई होती है या कम होती है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कभी कभी डायग्राम बना होता है, पूछा जाता है व्हाट द डायग्राम इज एक्सप्लेनिंग, और कभी कभी कहते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डायग्राम, एक्सप्लेन द फिनोमिनन एक्सप्लेन्ड बाय द डायग्राम या डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द डायग्राम। ठीक है, तो याद रखेंगे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, व्हेन द movement into the plant, into the specific part of the plant take place in the direction of the light stimulus, it is known as phototropic movement. दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं इसका, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है कि when the movement in a specific part of the plant take place in the direction of a chemical stimulus, then it is known as कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज कीमोट्रॉपिज्म। जैसे अगर मैं बात करूं आपके 7th क्लास में आता है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। ये होता है स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। जब यहां पर पॉलन ग्रेन्स आते हैं उड़कर, तो पॉलन ग्रेन्स में क्या होता है? जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब होता है। क्या होता है? जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक है, तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब किसके कारण होता है? एज अ रिस्पॉन्स अगेंस्ट केमिकल स्टिमुलस, क्योंकि जब पॉलन ग्रेन यहाँ पर उड़कर आता है स्टिग्मा पर, तो बहुत सारे केमिकल इससे रिएक्ट करते हैं पॉलन ग्रेन से, जिसके कारण जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब होता है। तो हम कह सकते हैं जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब इज एन एग्जांपल ऑफ कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होते हैं? द मूवमेंट इन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्लांट एज अ रिस्पॉन्स अगेंस्ट केमिकल स्टिमुलस। ठीक है, एंड तीसरा एक और एग्जांपल हम पिक कर सकते हैं, जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जियोट्रॉपिक मूवमेंट, जियो मतलब ग्रेविटी। तो व्हेन द मूवमेंट इन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्लांट टेक प्लेस एज अ रिस्पॉन्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, या कह सकते हैं ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, देन दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज जियोट्रॉपिक मूवमेंट, एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म। जैसे हम बात करें कि किसी भी प्लांट की जो रूट्स होती है वो हमेशा कहाँ जाती हैं? टुवर्ड्स द अर्थ या अंडरग्राउंड ग्रो करती हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ड्यू टू ग्रेविटी जो रूट्स होती है प्लांट्स की, वो हमेशा अंडरग्राउंड या टुवर्ड्स द ग्राउंड ही मूव करती हैं। दिस फिनोमिनन इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म, एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज जियोट्रॉपिक मूवमेंट। तो आई होप ये मैं आपको समझा
पाया। यहाँ से एग्जाम्पल आता है, कई बार डायग्राम बनाएंगे, फिनोमेना एक्सप्लेन कराते हैं, या फिर सीधा सीधा एक नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, दूसरे टाइप के एग्जाम्पल होते हैं नेस्टिक मूवमेंट। तो नेस्टिक मूवमेंट मैंने क्या बताया था कि द टाइप ऑफ मूवमेंट which do not depend upon the direction of stimulus, यानी कि इसमें स्टिमुलस जो आता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से नहीं आता बल्कि डिफ्यूज्ड आता है। ठीक है, then this type of movement is known as nastic movement। और ये क्या होते हैं, ये कंप्लीट प्लांट में होते हैं, कंप्लीट प्लांट में होते हैं। तो इनके केवल आप एग्जांपल याद रख लीजिए। इसका एक एग्जांपल हम कह सकते हैं थर्मोनास्टिक मूवमेंट, थर्मोनास्टिक मूवमेंट, थर्मोनास्टिक मूवमेंट जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो पहले तो क्या होता है, स्टोमेटा जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को तेज करने के लिए ओपन होते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो टू अवॉइड द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट, स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। अब टेम्परेचर ऐसा तो है नहीं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से होगा, जब सनलाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर चारों तरफ से इंक्रीज होता है, तो डिफ्यूज्ड वे में वो प्लांट को अप्रोच करता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं थर्मोनास्टिक मूवमेंट। एग्जांपल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। दूसरा एग्जांपल हम यहां से पिक कर सकते हैं फोटोनास्टिक मूवमेंट का। फोटोनास्टिक मूवमेंट आप सभी को एग्जांपल पता होगा सनफ्लावर का, जिसका कि माउथ किधर साइड होता है, मॉर्निंग में होता है वो ईस्ट की तरफ और बाद में उसका मुंह किधर हो जाता है, वेस्ट की तरफ। तो ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द डिफ्यूज्ड सनलाइट, कि चारों तरफ से जो सनलाइट सनफ्लावर के ऊपर आती है उसको वो रिस्पॉन्ड करता है एक पर्टिकुलर वे में, और मॉर्निंग में उसका मुंह किधर होता है, पूर्व की तरफ होता है, और बाद में उसका मुंह पश्चिम की तरफ हो जाता है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल होता है, हाँ, इस फिनोमिनन को क्या कहेंगे, फोटोनास्टिक मूवमेंट, और मूवमेंट को क्या कहेंगे, फोटोनास्टिक मूवमेंट और थर्मोनास्टिक मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक और एग्जांपल है सीज़्मोनास्टिक मूवमेंट। यहां से बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सीज़्मोनास्टिक मूवमेंट। सीज़्मोनास्टिक मूवमेंट है क्या, द मूवमेंट इन द प्लांट एज अ रिस्पॉन्स अगेंस्ट टच। ठीक है, किसके कारण, टच के कारण जब किसी प्लांट में मूवमेंट होता है, स्पेसिफिक टाइप का मूवमेंट, तो हम उसको सीज़्मोनास्टिक मूवमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, मूवमेंट इन द प्लांट ऑफ टच मी नॉट। टच मी नॉट मतलब छुई मुई। तो छुई मुई को जैसे ही हम छूते हैं उसको, पेड़ को, उसकी पत्तियां धीरे 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 सारी पत्तियां बंद हो जाती हैं। ठीक है, चाहे आप उसको किसी भी डायरेक्शन से टच कीजिए। ठीक है, तो मूवमेंट इन द टच मी नॉट प्लांट एज अ रिस्पॉन्स अगेंस्ट टच इज नोन एज सीज़्मोनास्टिक मूवमेंट। ठीक है, टच मी नॉट का साइंटिफिक नेम एक नंबर में पूछा जाता है, तो साइंटिफिक नेम आप याद कर लीजिए, मिमोसा, मिमोसा प्यूडिका। ठीक है, मिमोसा प्यूडिका। जिन्हें याद नहीं हो पाता बच्चों को, वो एज अ ट्रिक याद कर सकते हैं, समोसा पुदीना, मिमोसा प्यूडिका, समोसा पुदीना से आपको याद रख सकता है, आप कनेक्टिविटी बना सकते हैं, या फिर आप अपनी कोई पर्टिकुलर कोई ट्रिक बना सकते हैं जिसके थ्रू आप याद रख सकें। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो फोटोनास्टिक मूवमेंट, फोटोनास्टिक, थर्मोनास्टिक, सीज़्मोनास्टिक, तो टोटल नास्टिक मूवमेंट से जो भी क्वेश्चन कवर अप होते हैं वो मैंने आपको यहाँ डिस्कस किए। ट्रॉपिक मूवमेंट से जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं वो भी मैंने आपसे कवर अप कर लिए। अगर कोई क्वेरी किसी को फिर भी बचती है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड आता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लावरिंग। देखिए, फ्लावरिंग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लांट को दो चीजें चाहिए होती हैं। पहला, सनलाइट फॉर द स्पेसिफिक ड्यूरेशन, प्लांट को सनलाइट एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन तक सनलाइट की अवेलेबिलिटी की आवश्यकता होती है, तभी वो फ्लावरिंग शो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है एक लो टेम्परेचर। जितनी भी फ्लावरिंग होती है वो दिन के सबसे कम टेम्परेचर वाले टाइम में होती है। ठीक है,
तो यहाँ पर दोनों टर्म मैंने लिखे हुए, पहले हम बात करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फ्लावरिंग। तो इन द फॉर्म ऑफ फ्लावरिंग में मैंने बताया आपको कि प्लांट को दो चीजें रिक्वायर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ फ्लावरिंग। पहला, द ड्यूरेशन ऑफ लाइट, सनलाइट एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन तक प्लांट को रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो द अवेलेबिलिटी ऑफ द लाइट फॉर द प्लांट इज नोन एज फोटो पीरियड। क्या कहते हैं इसको? द अवेलेबिलिटी ऑफ द लाइट फॉर अ प्लांट इज नोन एज फोटो पीरियड, ठीक है। And the response of the plant in the form of flowering towards the photoperiod is known as photoperiodism. क्या? यहाँ से सॉरी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज फोटोपीरियड? तो फोटोपीरियड क्या हो गया? द अवेलेबिलिटी ऑफ द सनलाइट फॉर द प्लांट इज नोन एज फोटोपीरियड, while the response of the plant against photoperiod, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फ्लावरिंग इज नोन एज फोटोपीरियोडिज्म, ठीक है। अब बात करते हैं कि फोटोपीरियड्स क्या होते हैं। देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्लावरिंग, जिनको 4 से 6 घंटे सनलाइट मिलती है और उनमें फ्लावरिंग हो जाती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको 12 से 16 घंटे की सनलाइट की आवश्यकता होती है, तब उनमें फ्लावरिंग होती है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द लाइट या डिपेंडिंग अपॉन द फोटो पीरियड्स, हम प्लांट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले होते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स। तो लॉन्ग डे प्लांट्स क्या होते हैं कि ऐसे प्लांट्स जिनको फ्लावरिंग शो करने के लिए कम से कम 12 से 16 घंटे की सनलाइट की आवश्यकता होती है, वो लॉन्ग डे प्लांट्स कहलाते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं, मैंने क्या बताया, शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनको 2 से 6 घंटे, क्या कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे, मतलब उनको फ्लावरिंग के लिए 2 से 6 घंटे की सनलाइट अगर मिल जाती है तो उनमें फ्लावरिंग हो जाती है। ऐसे प्लांट्स को हम शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने एक बात और बताई थी कि प्लांट को फ्लावरिंग के लिए क्या आवश्यकता होती है? लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट बाय द प्लांट फॉर द प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग इज नोन एज वर्नलाइजेशन। क्या? वर्नलाइजेशन। अ लो टेम्परेचर the requirement of a low temperature for the plant for the process of flowering and seed germination is known as vernalization। आपने देखा होगा वर्नलाइजेशन का यूज आजकल कहाँ होता है? क्रॉप का इंक्यूबेशन पीरियड कम करने में यूज किया जाता है कि हर सीड को जर्मिनेट होने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जिसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो सीड्स को क्या करते हैं, पहले ही कोल्ड स्टोरेज में प्लांटलेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो इंक्यूबेशन पीरियड प्रोवाइड करके, और जो क्रॉप की ड्यूरेशन 6 महीने की होती है, वर्नलाइजेशन की मदद से उसको 2 से 3 महीने में प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। इसी पर्टिकुलर प्रोसेस के कारण बहुत से पार्ट्स ऐसे हैं इंडिया के जहाँ पर आम पूरे साल अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप याद रखेंगे। वर्नलाइजेशन क्या होती है एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। द लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ flowering and the seed germination by the plant is known as vernalization, ठीक है। यहाँ तक हमारा आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अपने बचे हुए आधे चैप्टर के लिए यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए हम अगली वीडियो में आपके साथ आएंगे। तब तक आप इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए मैं बार बार, मेरे को खांसी आ रही है थोड़ी सी, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। अगली वीडियो में मैं पूरी तरह से फिट होकर वापस आऊँगा, ठीक है। तब तक आप वीडियो देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस वीडियोस के मिलते हैं। थैंक यू सो मच।